वैक्सीन कंपनी भारत बायोटेक ने गुजरात के अंकलेश्वर में चिरॉन बेहरिंग वैक्सीन, जो कि भारत बायोटेक की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, उसमें कोवैक्सीन के लिए अतिरिक्त विनिर्माण क्षमताओं को तुरंत बढ़ाने की घोषणा की है। भारत बायोटेक की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कंपनी अपने गुजरात प्लांट के साथ 1 साल के भीतर कोवैक्सीन की 20 करोड़ खुराक बनाने जा रही है और इसके लिए अलग अलग जगहों पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। भारत बायोटेक ने कहा कि देश में टीकों की कमी को पूरा करने के लिए उसने गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस नियमों के तहत हर साल कोवैक्सीन की 20 करोड़ डोज उत्पादन करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत अंकलेश्वर में कोवैक्सीन का उत्पादन 2021 की चौथी तिमाही से शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना के 2,59,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,57,295 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 30,27,925 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 4,209 लोगों की मौत हुई है। वहीं मृतकों का कुल आंकड़ा 2,91,331 हो गई है। और कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 19,18,79,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 14,82,754 टीके लगाए गए हैं। और वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि देश भर में 20 मई तक कुल 32,44,17,870 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें 20 मई को 20,61,683 नमूनों की जांच हुई। और इस सबके बीच गृह मंत्रालय ने महामारी के दौरान महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि राज्य इन लोगों से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता दें और पर्याप्त व्यवस्था बनाएं। मंत्रालय ने कहा है कि पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क को बनाने, उसे मजबूत करने के लिए 107 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके अलावा तस्करी से जुड़े मामलों के समाधान के लिए हर जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स बनाने को भी कहा गया है। ये खास एडवाइजरी जारी की गई है गृह मंत्रालय की तरफ से। महिला हेल्प डेस्क की बात की जा रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए खासकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर काफ़ी इसमें बात की जाए। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स बनाने को कहा गया है हर ज़िले में। अनाथ हुए बच्चों के लिए भी ये एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स ज़रूरी है। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा अलग अलग IT मॉड्यूल के साथ इनको जोड़ने की बात भी इस एडवाइजरी में कही गई है। और देश भर में कोविड बीमारी से निपटने के लिए कई राज्यों में हज हाउस को अस्थायी कोविड सेंटर में तब्दील किया गया है। इन कोविड सेंटरों में बेड सहित ऑक्सीजन सिलेंडर और इलाज से संबंधित तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी से जुड़ी DD न्यूज की यह खास रिपोर्ट देखिए। कोविड संक्रमितों के इलाज के लिए देश भर में अलग अलग राज्यों की हज समितियों ने हज हाउसों को अस्थायी कोविड केयर सेंटर में तब्दील करने की एक अच्छी शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हज हाउस को कोविड सेंटर में तब्दील किया गया, जहां 255 बेड की व्यवस्था के साथ 25 वेंटिलेटर और 130 ऑक्सीजन युक्त बेड शामिल हैं। इस कोविड केयर सेंटर को HAL कोविड अस्पताल का नाम दिया गया है। इसका उद्घाटन कुछ ही दिन पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री और स्थानीय सांसद राजनाथ सिंह ने किया था। राजस्थान के अजमेर में भी दरगाह कमेटी की ओर से विश्राम स्थली पर 50 बेड का अस्थायी कोरोना सेंटर शुरू किया गया है, जिसमें 30 ऑक्सीजन सिलेंडर सहित सभी कोरोना के इलाज के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ पे सभी संस्थाएं, सरकार की तरफ से सब सहयोग हो रहा है। उसी क्रम के अंदर जो भारत के जो अक़लियती मामलात के मिनिस्टर जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उन्होंने पूरे देश के अंदर हज हाउस और ये दरगाह कमेटी की प्रॉपर्टी के लिए भी घोषणा की थी कि इसके अंदर भी कोविड सेंटर बनाया जाए, कोविड केयर सेंटर। तो हज हाउसेस में देश के अंदर कई जगह पे
कोविड सेंटर खुल गए। जम्मू कश्मीर के हज हाउस बेमीना को 100 बिस्तरों की सुविधा वाला कोविड केयर सेंटर बना दिया गया है। इसमें डॉक्टर, ऑक्सीजन गैस और अन्य जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों के साथ कोविड रोगियों को बड़ी राहत मिल रही है। पिछले महीने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी सभी राज्यों को पत्र भेजकर हज हाउसों को अस्थायी कोविड केयर सेंटर बनाने का आग्रह किया था। महामारी के समय में हज समितियों ने हज हाउसों को कोविड केयर सेंटर बनाकर एक सराहनीय योगदान दिया है। उम्मीद है आने वाले समय में देश भर में और भी हज हाउसों को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया जाएगा। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। बढ़ेंगे आगे। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे 2 दिवसीय यात्रा पर नागालैंड के दीमापुर पहुंचे हैं। सेना प्रमुख अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सीमाओं पर परिचालन से जुड़ी तैयारियों और उत्तर पूर्व के भीतरी इलाकों में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए नागालैंड पहुंचे हैं। जनरल एमएम नरवणे के दीमापुर में कोर मुख्यालय में पहुंचने पर लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन मैथ्यू, जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्पीयर कॉर्प्स और डिवीजन कमांडरों ने मौजूदा स्थिति और उत्तरी सीमाओं पर परिचालन की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। सेना प्रमुख ने राज्य में सख्त निगरानी और वहां की सुरक्षा व्यवस्था देखकर सभी रैंक के अधिकारियों की सराहना की और उन्हें भविष्य में भी सतर्कता बनाए रखने और एलएसी के पास की गतिविधियों पर नजर रखने को कहा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अगले सप्ताह 24 से 28 तक अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। विदेश मंत्री अपने समकक्ष विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री वहां संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से भी मुलाकात कर सकते हैं। वो द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित कैबिनेट सदस्यों और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक और कोविड से संबंधित सहयोग पर व्यापार मंचों के साथ भी बातचीत करेंगे। और यहाँ रुकेंगे और छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। और अब बात ताजा खबर की। बात चक्रवाती तूफान ताउते की, जिसके गुजरने के बाद अब बचाव और राहत का कार्य पूरे जोरों पर जारी है। चक्रवाती तूफान ताउते के चलते मुंबई के पास समुद्र में डूबे बार्ज P305 से बचाव का काम अभी भी जारी है। अब तक 188 लोगों को बचाया गया है, जबकि 51 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। नौसेना के जहाज और एयरक्राफ्ट बचाव अभियान में अब भी लगे हुए हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने गुरुवार को बैठक की और बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की। ओएनजीसी के 3 बार्ज पोत और एक ड्रिल पोत से कर्मियों को बचाने के लिए नौसेना और तटरक्षक बल के साथ अन्य एजेंसियों के प्रयासों पर भी चर्चा हुई। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चक्रवाती तूफान ताउते से प्रभावित क्षेत्रों में तलाशी और बचाव अभियान चलाने में सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक के प्रयासों की सराहना की है। और अब अर्थ जगत की कुछ अहम खबरें। बात इनकम टैक्स की करें सबसे पहले तो सरकार ने 2020-21 के लिए व्यक्तिगत आयकर रिटर्न जमा करने की समय सीमा 2 महीने बढ़ाकर अब इसे 30 सितंबर 2021 कर दी है। वहीं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 1 महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। आयकर कानून के अनुसार जिन व्यक्तियों के खातों का ऑडिट करने की जरूरत नहीं है और जो आमतौर पर ITR 1 या ITR 4 का उपयोग करके अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, ITR दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई होती है। वहीं कंपनियां या फर्म जैसे करदाताओं के लिए जिनके खातों का ऑडिट होना आवश्यक है, उनकी समय सीमा 31 अक्टूबर है। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए मिड डे प्राइम। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है
और अब खेल प्राइम। और हमारे सहयोगी अशोक मर्तोलिया हैं और वो तमाम जो खेल जगत की खबरें हैं उनको समेटकर हाजिर हैं। अशोक, नमस्कार। शुक्रिया असीम। खेल स्पोर्ट्स प्राइम में खबरों की शुरुआत करते हैं तेजस्विनी सावंत से। कोविड-19 की वजह से अपने पति को गंवाने वाली 2 बार की एशियन गोल्ड मेडलिस्ट और कबड्डी खिलाड़ी वी तेजस्विनी बाई को खेल मंत्रालय ने 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। हाल ही में भारत सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ के संयुक्त प्रयास के तहत महामारी में पूर्व खिलाड़ियों और कोचों के लिए शुरू किए गए सहायता राशि की वजह से यह संभव हो पाया। यह सहायता राशि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष के तहत दिया गया। तेजस्विनी और उनके पति इस मई को कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। तेजस्विनी के स्वास्थ्य में सुधार आया तो वहीं उनके पति का देहांत हो गया। कर्नाटक की तेजस्विनी को 2011 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 2010 और 2011 एशियाई खेलों की कबड्डी स्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व किया था। बात करते फुटबॉल की। दक्षिण अमेरिका की फुटबॉल संस्था कॉनवेल ने ऐलान किया है कि कोलंबिया के अगले महीने होने वाले कोपा अमेरिका की सह मेजबानी नहीं करेगा। कोलंबियाई राष्ट्रपति इवान डूक के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के देखते हुए यह फैसला लिया गया। जबकि ओपनिंग मैच में अभी 1 महीने का समय बचा है, यह पहला मौका होगा जब कोपा अमेरिका का आयोजन 2 देशों में किया जाएगा। अर्जेंटीना इसका दूसरा मेजबान है, जबकि कोलंबिया के अधिकारियों ने इस फैसले के कुछ घंटे पहले कॉमनवेल्थ से टूर्नामेंट को स्थगित करने के लिए कहा था। कोपा अमेरिका का आयोजन 13 जून से 10 जुलाई के बीच होगा। बात करते हैं टेनिस की। स्पेन के पाब्लो एंदुजार ने जेनेवा ओपन में स्थानीय खिलाड़ी डोमिनिक स्ट्राइकर को हराकर प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में एंदुजार ने 18 वर्षीय स्विस खिलाड़ी डोमिनिक स्ट्राइकर को 4-6, 6-4 और 6-4 से हराया। पहले सेट में हालांकि डोमिनिक स्ट्राइकर ने 5वें गेम में 2 बार पाब्लो की सर्विस तोड़कर सेट में बढ़त हासिल कर ली। उसके बाद उन्होंने लगातार अपनी सर्विस बचाकर सेट को अपने नाम किया, लेकिन दूसरे और तीसरे सेट में पाब्लो ने मुकाबले में जोरदार वापसी की और दोनों सेट को अपने नाम कर मुकाबले को जीत लिया। अब आज होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में एंदुजार का सामना नॉर्वे के कैस्पर रूड से होगा, जिन्होंने एक अन्य क्वार्टर फाइनल में डोमिनिक कोइफर को शिकस्त दी थी। बात करते हैं एथलेटिक्स की। 2 बार के ओलंपिक चैंपियन और 4 बार के विश्व ट्रिपल जंप विजेता क्रिस्टियन टेलर टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। टेलर पैर में लगी चोट के चलते अमेरिका में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। बुधवार को चेक रिपब्लिक में आयोजन गोल्डन स्पाइक प्रतियोगिता के दौरान टेलर को यह चोट लगी। उनकी मंगेतकर ऑस्ट्रिया की ओलंपिक बाधा दौड़ धावक वीटी स्ट्रोट ने इंस्टाग्राम के जरिए यह जानकारी दी। टोक्यो ओलंपिक खेल 13 जुलाई से शुरू होगा। तो फिलहाल खेल प्राइम में इतना ही। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक, इन तमाम खेल अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। बात पश्चिम एशिया की करें तो इजरायल और हमास ने गाजा में 11 दिनों से जारी युद्ध को लेकर संघर्ष विराम की घोषणा कर दी है। इस युद्ध के चलते गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है और अधिकांश इजरायल में भी जनजीवन ठप हो गया है। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने सुरक्षा मंत्रिमंडल की देर रात तक चली बैठक के बाद संघर्ष विराम की घोषणा की। पीएम कार्यालय की ओर से कहा गया कि मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से गाजा में संघर्ष विराम के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। इजरायल ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि मिस्र ने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा था और ये आपसी सहमति और बिना शर्त के लागू होगा। तो वहीं हमास की ओर से भी जारी एक आधिकारिक बयान में युद्ध विराम की जानकारी देते हुए कहा गया है कि स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 2 बजे से इजरायल के साथ आपसी सहमति से युद्ध विराम होगा। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी शांति के लिए वास्तविक अवसर के रूप में संघर्ष विराम की सराहना की है।
11 दिनों तक चले इस संघर्ष में गाजा में अब तक 232 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं इजराइल में 12 लोगों की मौत हुई है। इस बीच अमेरिका ने इजराइल और हमास के संघर्ष विराम के फैसले की सराहना की और गाजा को मानवीय राहत सहायता की पेशकश की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिस्र और अन्य पार्टियों की सराहना की जिन्होंने इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता के रूप में काम किया। उन्होंने संघर्ष के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना भी जाहिर की। I extend my sincere gratitude to President al-Sisi and the senior Egyptian officials who played such a critical role in this diplomacy. I also appreciate the contributions of other parties in the region who've been engaged in working toward the end of hostilities. These hostilities have resulted in the tragic deaths of so many civilians, including children. And I send my sincere condolences to all the families, Israeli and Palestinian, who have lost loved ones, and my hope for a full recovery for the wounded. The United States committed to working with the United Nations, and we remain committed to working with the United Nations and other international stakeholders to provide rapid humanitarian assistance and to marshal international support for the people of Gaza and the Gaza reconstruction efforts. और इस सबके बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भी संघर्ष विराम के फैसले का स्वागत किया और कहा कि संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने के लिए इजराइल और फलस्तीनी नेताओं की जिम्मेदारी उन्हें लेनी होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने मिस्र और कतर द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना की। I welcome the ceasefire between Gaza and Israel after 11 days of deadly hostilities. I extend my deepest condolences to the victims of the violence and their loved ones. I commend Egypt and Qatar for the efforts carried out in close coordination with the UN to help restore calm to Gaza and Israel, and I call on all sides to observe the ceasefire. I appeal to the international community to work with the United Nations on developing an integrated, robust package of support for a swift, sustainable reconstruction and recovery that supports the Palestinian people and strengthens their institutions. I stress that Israeli and Palestinian leaders have a responsibility beyond the restoration of calm to start a serious dialogue to address the root causes of the conflict. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एशियाई मूल के अमेरिकियों और प्रशांत द्वीप समूह के लोगों के खिलाफ नस्लीय घृणा से प्रेरित अपराधों से निपटने के लिए एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। कोरोना काल में अमेरिका के भीतर एशियाई लोगों के खिलाफ बढ़े क्रूर अपराध को देखते हुए इस विधेयक को अमेरिकी संसद में 62 के मुकाबले 364 मतों से सदन में पारित किया गया। इससे न्याय मंत्रालय के स्तर पर नस्लीय घृणा अपराधों की जांच में तेजी आएगी और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पूर्वाग्रह से प्रेरित घटनाओं की जांच, पहचान और शिकायत दर्ज कराने में सुधार के लिए अनुदान दिया जाएगा। बिल पर हस्ताक्षर करते हुए बाइडेन ने कहा कि सदियों से एशियाई अमेरिकी, हवाई के मूल निवासी, प्रशांत द्वीप के लोगों, विविध और जीवंत समुदायों ने इस देश के निर्माण में मदद की है जिसे अक्सर भुला दिया जाता है या फिर अनदेखा कर दिया जाता है। और अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 6 जनवरी को हुए घातक विद्रोह के बाद यूएस कैपिटल हिल में सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत वाली बिल को पारित करने के लिए गुरुवार को मतदान किया। अंतिम मतों की संख्या 213 पक्ष में और 212 विपक्ष में थी। अब जब सदन ने विधेयक को मंजूरी दे दी है तो इसे राष्ट्रपति जो बाइडेन के पास जाने से पहले सीनेट में पारित कराना होगा। व्यापक कानून में कई प्राथमिकताओं को शामिल किया गया है जिसमें कैपिटल ग्राउंड में सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ सांसदों के लिए सुरक्षा बढ़ाने के प्रावधान भी शामिल हैं, जिसमें उनके जिला कार्यालय और कैपिटल पुलिस बल शामिल हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ जारी जंग में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने एक अनोखी पहल की है। राज्य सरकार ने हर जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर निगरानी समितियां बनाकर उन्हें कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करने को कहा है। लोअर दिबांग वैली जिले के मशेलो गांव में सफलतापूर्वक काम कर रही है ऐसे ही एक निगरानी समिति। पेश है ये रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में सभी सरकारी विभाग अपने कर्तव्यों को बखूबी निभा रहे हैं। इनके अलावा अरुणाचल में गठित पंचायत स्तर की निगरानी समितियां भी सरकारी प्रयास को सफल बनाने में जुटी हैं। इन समितियों में पंचायत प्रतिनिधियों, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, युवा वॉलेंटियर्स और गांव के सबसे वरिष्ठ सम्मानित व्यक्ति को शामिल किया गया है।
जिसे पारंपरिक तौर पर गांव बूढ़ा या गांव बूढ़ी कहते हैं। लोअर दिबांग वैली जिले के मशेलो गांव में बनी निगरानी समिति न सिर्फ लोगों से आधिकारिक दिशा निर्देश का पालन करने का आग्रह कर रही है, बल्कि टीकाकरण को लेकर तरह तरह की भ्रांतियों को दूर करने में जुटी है। हम लोग पंचायत चेयरमैन और गांव बूढ़ा और हर घर में कौन वैक्सीन नहीं लिया है, कौन लिया, वो भी चेक करने के लिए हम लोग को भी बुलाया गया है। वैक्सीन जो है बाकी फर्स्ट डोज जो है 45 एवं बोला का मार लिए हैं और अभी 18 से 40 तक का मारने के लिए वैक्सीन अभी आने से खबर हो जाएगा। आने का बाद में हम लोग को इंफॉर्मेशन करेगा, तो हम लोग जाके सब गांव में जाके हम लोग अवेयरनेस करेगा। राज्य की 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ ग्राम पंचायत अध्यक्ष भी अपनी टीम के साथ घर घर जा रहे हैं और लोगों को उचित सलाह दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर होने के कारण डोर टू डोर कैंपेन की अहमियत बढ़ जाती है। कोरोना के संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारा नेसेसरी स्टेप उठाया है, जैसे लॉकडाउन को लेके, और जिस तरह से हम लोग का यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन लगाया है, कर्फ्यू लगाया है, तो उन लोगों का जो काम है वो बहुत बेहतरीन रूप से हो रहा है। तो उन्हीं को देखते हुए हम लोग भी बहुत इंस्पायर हुआ है। कुछ दिनों पहले हम लोग ने भी अपने गाँव में लोगों को अवेयरनेस किया था कि SOP गाइडलाइन को मेंटेन करें, वैक्सीनेट करें, लेकिन बहुत सारे लोग को ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रहा था, क्योंकि हर किसी के साथ टेक्नोलॉजी नहीं है। हर हाउस होल्ड में हम लोग फ़ोन नहीं, नेटवर्क नहीं होने के कारण, इंटरनेट कनेक्शन नहीं होने के कारण घर घर नहीं पहुंच पा रहा था। तो हम लोग कुछ वॉलंटियर लोग मिल के कुछ एक इनिशिएटिव लिया है, जिससे हम लोग घर घर पहुँच सके। हम लोग ये वैक्सीनेशन के लिए अवेयरनेस किया था, तो 45 ईयर्स एबव का तो असली सब सेंटर से 80% जैसा मारा है। अभी बाकी जो छूट गया, अभी हम लोग घर घर जाके अवेयरनेस कर रहा है। और 18 ईयर्स प्लस 44 अंदर का जो वैक्सीन नहीं किया, ऑनलाइन करने के लिए आज हम लोग निकल के घर घर में अवेयरनेस किया है। निगरानी समिति के काम में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। उनके प्रयासों से गांव में कोविड टीकाकरण को लेकर जागरूकता आई है और योग्य लोग टीकाकरण करा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार के आदेश पर बनी ये निगरानी समितियां कई ज़िलों में पंचायत स्तर पर काम करना शुरू कर चुकी हैं, लेकिन कई ज़िले अभी भी ऐसे हैं जहां इन निगरानी समितियों का गठन नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से अरुणाचल के लोगों में कम्युनिटी बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इससे माना जाता है कि जहां भी ये काम कर रही हैं वहां ये अपने उद्देश्य में बहुत सफल होंगी। लोअर दिबांग वैली से प्रेम मिकू और ईटानगर में अपने सहयोगी रातुल तेरोंग के साथ मैं प्रियभांशु रंजन, DD न्यूज़। तो मिड डे प्राइम के आज के अंक में बस इतना ही। आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, लेकिन विदा लेने से पहले आपसे गुजारिश, एक अनुरोध कि आप कोरोना प्रोटोकॉल का ज़रूर पालन कीजिए। हमेशा, चाहे आप घर में हों या घर से बाहर जाएं, मास्क ज़रूर पहनें, अपने हाथों को एक नियमित अंतराल पर धोते रहें और 2 गज की जो दूरी है उसका पालन करते रहिए। और साथ ही साथ अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर आप जाके वैक्सीन लगवाएं, तभी आप इस महामारी से खुद को ही बचा सकते हैं और पूरे समाज, अपने परिवार, सबको बचा कर रख सकते हैं। तो इस अंग में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। हर दिन, हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ DD न्यूज़ पर।
Hello, good afternoon and welcome to Midday Prime. I am Gautam Roy and over the next 1 hour, we'll bring you up to speed with all the updates that are coming in from across the country as well as the world, including what is the latest in India's battle against COVID-19 and also the latest on the weather front where we have on one hand rescue operations going on off the Mumbai coast where the aftermath of Cyclone Tauktae is concerned, and also we have another cyclone brewing perhaps in the Bay of Bengal. So all that and much more coming up in the next 1 hour in Midday Prime. Let's first look at the big news of the hour. In fact, we'll bring you that big news as well in just a bit, because a lot has been taking place in the country and the world, be it in terms of what has been happening in the battle against COVID-19, where Prime Minister Narendra Modi has also had a dialogue with all the healthcare workers, the key figures in the battle against COVID-19 in his own constituency, his parliamentary constituency in Varanasi, and also all the latest that we're getting in terms of how India is ramping up testing, treating as well as tracing, apart from vaccination as well in the country, how the efforts are being made to ensure that more and more vaccines are available as we go down the line in the year as well. But first, as I said, the big news. Prime Minister Narendra Modi emphasizes on providing healthcare at ground zero, says jahan bimar, wahin upchar. Interact with doctors, paramedical staff and other frontline health workers of Varanasi and appreciates their efforts. Calls for the fight against COVID-19 to be made a collective responsibility. India crosses the 19 crore cumulative vaccine doses landmark after 125 days of vaccination drive. Fresh infections remain below the 3 lakh mark for the 5th day, with 4,209 deaths in the last 24 hours. Bharat Biotech to ramp up production of Covaxin by 200 million shots per annum. Restrictions in states also pay dividend. Recovery rate in Uttar Pradesh reaches 91.8%. 3,231 new cases in the capital Delhi. Positivity rate falls to 5.5%. Partial lockdown in Gujarat from Friday till the 27th of May. Railways' cumulative oxygen supply reaches 13,319 metric tons from 814 tankers across the country. Rescue work to find survivors remains ongoing among crew members of barge P305 that sank in the Arabian Sea near Mumbai. So far, 188 people have been rescued, 51 mortal remains also found. But low pressure area develops in the Bay of Bengal, likely to intensify into a cyclonic storm in the next 72 hours. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar to visit the US from the 24th to the 28th of May. He is expected to meet UN Secretary General and also hold discussions with his counterpart, US Secretary of State Antony Blinken. He will also have 2 interactions with business forums as well. And ceasefire comes into effect between Israel and Hamas after 11 days of armed conflict. Egypt to monitor the truce. US President Joe Biden hails the truce as genuine opportunity for peace. And let's first get you the big news of the hour. Prime Minister Narendra Modi interacted with doctors, paramedical staff and other frontline health workers of Varanasi today via video conferencing. The PM laid down a new mantra for the frontline workers in parts of Banaras and eastern Uttar Pradesh, coining a new term, jahan bimar, wahin upchar. The PM stressed the need to take the healthcare facilities to the doorstep of those who have been infected. The PM also urged frontline workers to not let their guard down and said that this is not the time to take rest and draw satisfaction from the work rendered so far in the fight against the global pandemic. हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है। अभी हमें बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है।
और अब मंत्र हमारा क्या होगा? हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार वहीं उपचार। जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे, उतना हमारी हेल्थ व्यवस्था पर दबाव बहुत कम होगा। और इसलिए अब हमारी सारी व्यवस्थाएं, जहां बीमार वहीं उपचार। The PM further said that the fight is against an invisible and incredibly cunning enemy which is changing its shape continuously. हमें याद रखना है कि हमारी लड़ाई एक अदृश्य और रूप बदलने वाले एक धूर्त किस्म के दुश्मन के खिलाफ है। इस लड़ाई में हमें कोरोना से अपने बच्चों को भी बचाकर रखना है, उनके लिए भी विशेष तैयारी करनी है। And the PM also spoke about taking precautions to avoid the deadly black fungus infection. हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। सेकंड वेव के दौरान प्रशासन ने जो तैयारियां की है, उन्हें केस घटने के बाद भी हमें इसी तरह चुस्त दुरुस्त रखना ही है। साथ ही लगातार आंकड़ों और स्थितियों पर भी नजर रखनी है। जो अनुभव आपको बनारस में मिले हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ पूरे पूर्वांचल और पूरे प्रदेश को भी मिलना चाहिए। But another new challenge has also emerged in our fight. It is important to pay attention to precautions and arrangements required to deal with it. Administration's preparations have to continue even after the cases are reduced. सेकंड वेव में हमने वैक्सीन की सुरक्षा को भी देखा है। वैक्सीन की सुरक्षा के चलते काफी हद तक हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स सुनिश्चित रहकर लोगों की सेवा कर पाए। यही सुरक्षा कवच आने वाले समय में हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। हमें अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवानी है। कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई जैसे एक सामूहिक अभियान बन गई है, वैसी ही वैक्सीनेशन को भी हमें सामूहिक जिम्मेदारी बनाना है। So vaccination also kept at the fore of all the measures being taken to combat COVID. Now, during the initial phase of the interaction, the PM also got emotional when he was talking about the enormous loss of lives in the fight against the virus. He offered his condolences to families who have lost near and dear ones to the virus. इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। In the course of the same interaction, the PM also lauded the health workers and the other key stakeholders who have been making all sorts of efforts to ensure that the kind of peril that the country has had to face has been minimized. आप सभी ने
एक एक मरीज की जीवन रक्षा के लिए दिन रात काम किया। खुद की तकलीफ, आराम, इन सब से ऊपर उठकर जी जान से जुटे रहे, काम करते रहे। आपकी इस तपस्या से बनारस ने जिस तरह इतने कम समय में खुद को संभाला है, आज पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। And the PM also highlighted the progress made by Varanasi in terms of increasing healthcare facilities. बनारस की सेवा में लगे हमारे जनप्रतिनिधियों ने और अधिकारियों ने भी, हमारे सुरक्षा बलों ने भी लगातार काम किया है। ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट शुरू किए गए, कई नए ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए। बनारस समेत पूर्वांचल में नए वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की भी व्यवस्था की गई। साथियों, बनारस ने जिस स्पीड से इतने कम समय में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की संख्या कई गुना बढ़ाई है, जिस तरह से इतनी जल्दी पंडित राजन मिश्र कोविड अस्पताल को सक्रिय किया है, ये भी अपने आप में एक उदाहरण है। So the PM's interaction was with the people who've been battling against COVID in Varanasi, but it has meaning for the entire nation as well. Let me bring in my colleague Arun Kumar for more on this. Arun, in terms of how the PM's interaction went, the main points, of course, can really be about how the country is battling against COVID, where it seems this jahan bimar wahin upchar, that is taking treatment to where the people affected due to COVID are, can be of particular use, not just in the case of urban scenarios, but also in the rural scenario. And the rural areas are, are of prime importance now, because we know this fact that after the cases that are coming down in big cities, the rural areas are a cause of concern for the government. And that's the reason Prime Minister Narendra Modi has given this new mantra, Jahan Bimar, Wahin Par Upchar. That means providing healthcare facilities or medicine primarily to the people who are infected or who are having diseases like COVID-19. They should be provided with the medicine. This also goes in line with Prime Minister Narendra Modi's earlier point that he mentioned that there should be ease of living as well for the people. So primarily in rural India, we know this fact that the healthcare infrastructure, that can be a cause of concern. So ideally, the administration should play an important role and should ensure that wherever the people who are infected, the people via video consultancy can reach there. Medicine should be provided to the people who are infected, and the system of primary healthcare facilities or the medicine should reach the people who are infected. So, jahan bimar wahin par upchar. This mantra is given today by Prime Minister Modi, and of course, earlier also Prime Minister Narendra Modi has talked about micro containment zones. So, this strategy, that means by creating micro containment zones, testing, tracking, and treatment, and of course, this mantra of jahan bimar wahin upchar. These things can play an important role in bringing the COVID cases down. And we have seen that how Varanasi, till 28th or 30th of April, we have seen a huge peak and spike in Varanasi specifically, whereby the COVID cases were in 4 figures. But now we have seen a sharp decline in the COVID cases. It is because of the strategy of testing, tracking, and treatment, and of course, on micro-containment zone. So yes, Prime Minister Narendra Modi clearly highlighting and giving this mantra of Jahan Bimar, Wahin Par Upchar. Yes, certainly. But at the same time, for urban areas where we have seen in recent days the numbers coming down, his message was clear, wasn't it, that now is not the time to let down the guard, now is not the time to be self-congratulatory and say that, we have done quite a bit, and it's still, a time to soldier on and keep battling against COVID. So absolutely, Gautam. Now urban cities, can take some relief that the COVID cases are coming down.
But on the contrary, primarily, there's a new challenge that is erupting now for these big cities, be it Delhi, be it Maharashtra, be it Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, or various other big states whereby we are witnessing the number of COVID cases are coming down. But then, yes, the cases like mucormycosis, this is a new big challenge that is, these urban cities or big states are facing now, because Prime Minister Narendra Modi clearly mentioned this point. And for the first time, he has mentioned this point about black fungus, that this is a new challenge for which the healthcare fraternity, the healthcare infrastructure needs to be geared up and should be watched out for, that what possible challenges this poses for our current healthcare system. And of course, how can we as a nation can fight this mucormycosis, the new fungal disease that has been erupting now in big cities. So yes, on one side, whereby urban cities, in big states, whereby the number of COVID cases are coming down, but on the contrary, the black fungal, the mucormycosis cases are also, coming in a big number. So how can treatment be given? What are the challenges associated with this? How can the healthcare fraternity can treat this, disease? And of course, what are the possible healthcare infrastructure that is required as far as black fungus is concerned? That was actually, Prime Minister Narendra Modi clearly highlighted this point, that we need to gear up for this thing. Second important aspect as far as big cities or the rural India is concerned, he clearly mentioned this point that even children of our country, Yes. that might be infected, and we need to ensure, we need to gear up our healthcare infrastructure. We need to find out ways and solutions that how can children of our country that, that can remain safe as far as this COVID-19 is concerned. So yes, for the first time, Prime Minister Narendra Modi mentioning this point, black fungus, and how to deal with this black fungus. We need to get up for that thing. And of course, also mentioning about the children as to how can we keep our children safe as far as COVID-19 is concerned, because we have seen in second wave, COVID-19 has technically not spared anyone, be it the senior citizens, be it the youngsters, or be it children. We have seen even children being infected with this COVID-19 virus. So yes, Prime Minister Narendra Modi clearly highlighting this point about black fungus and of course children being infected. Yes, certainly the PM also got emotional while remembering those who've lost their lives and condoling